ठीक है बाबू। नमस्कार। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स एजुकेशन फोरम के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देश में इस समय जो कोविड महामारी की समस्या है और जिसकी तीव्रता हर स्तर पर व्यवस्था और प्रशासन को चुनौती दे रही है, उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी संघर्ष जारी है। ऐसे समय में हमारा धैर्य के साथ उठाया गया एक भी कदम हमारी भी जान बचा सकता है और औरों की भी। ऐसी परिस्थिति में जहां सोशल मीडिया, टीवी के विभिन्न माध्यमों से मन और मस्तिष्क में नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ रहा है, वहीं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स एजुकेशन फोरम के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आज आपके लिए कोरोना केयर फ्रॉम होम सीरीज के माध्यम से आपके बीच हम कुछ सकारात्मक बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे कि आप कोविड के विभिन्न स्थितियों में घर पर रहकर आयुर्वेद और योग को अपनाकर स्वास्थ्य में सुधार कैसे ला सकते हैं। इसके लिए हम सभी का सौभाग्य है आयुर्वेद, योग एवं पंचकर्म क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन विशद जी एवं डॉक्टर राकेश सिंघल जी आज हमारे बीच इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हैं। मैं उदितेंद्र वर्मा इस फोरम की ओर से आप दोनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राकेश सिंघल जी अपने 25 वर्षों के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ हैं, जो बरेली में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रंजन विशद आयुर्वेद एवं योग विशेषज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष चिकित्सा अधिकारी के रूप में बरेली में कार्यरत हैं। तो आइए, जैसा कि हमारा विषय तय है मैनेजमेंट ऑफ कोविड आइसोलेटेड पेशेंट्स विद आयुर्वेद एंड योग, इस विषय पर हम अपने मुख्य वक्ताओं के विचार सुनेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से हम इस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश सिंघल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर अपना विचार रखें आपकी और हम लोगों को अनुग्रहित करें। डॉक्टर राकेश सिंघल जी। मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को अपनी बात रखने का इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया, और स्पेशली डॉक्टर रंजन और मिस्टर उदित वर्मा। अभी मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, शायद उदित जी जो है उन्होंने मेरे को सरकारी बताया था तो थोड़ा लेकिन सा आप भूल सुधार हुई। सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को तो अपना अपना पंचकर्म का लाभ दे रहे हैं, पंचकर्म हाँ, का अनुभव बिल्कुल बांट रहे हैं बिल्कुल दे उनके रहे लिए, हैं। तो एक और तरीके से आप आने वाले सरकारी टाइम, हो गए। जी जी जी, आने वाले टाइम में हम अभी अपने जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं उन बच्चों को भी इकट्ठा करेंगे और उनको फ्री पंचकर्मा की एजुकेशन देंगे, ताकि वो समाज में आने वाले टाइम में पूरा पंचकर्मा का लाभ सोसाइटी को दे सके। आज का जैसा कि विषय है कोरोना, तो इस संबंध में जब कोरोना इतना भयावह हो गया है कि समाज में इतना भय व्याप्त है कि पेशेंट नहीं, पेशेंट के अटेंडेंट, हमारे जो आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं वो भी घबरा जाते हैं और हौच पौच में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, जबकि इसको बिल्कुल सिंपल से लेने की जरूरत है। मैं कोरोना पेशेंट जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, या जिनके जो अटेंडेंट हैं और डॉक्टर्स से जो अपने हमारे एसोसिएशन के हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात है पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो घबराने में हमेशा डिसीजन गलत होते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। मैंने कुछ इस पे अपने विचार कुछ लिखे हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को कोई भी सिम्टम नहीं है और कोरोना पीरियड में इस समय प्रिकॉशन के लिए क्या लें। जनरली हमारे जो सोसाइटी में अब ये चल रहा है कि महासुदर्शन घनबटी केवल फीवर वाले पेशेंट को लेना। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि फीवर वाले जो पेशेंट हैं वो तो लेंगे ही लेंगे 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। अगर वो फीवर नहीं भी आ रहा है तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम अगर महासुदर्शन घनबटी अगर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि जो वायरल लोड है वो कम हो जाएगा। और ये 7 से 14 दिन तक का पीरियड है, 7 से 14 दिन में वायरल का जो साइकिल है वो खत्म हो जाता है। पहली बात तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इजी रहना है,
पैनिक नहीं होना, आराम से बिल्कुल रहना है। चाहे वो कोरोना कितना भी भयंकर हो जाए, लेकिन फिर भी आराम से रहना, क्योंकि ये कोरोना ठीक होने वाली बीमारी है। अच्छा, जैसे बैठे बैठे सांस वाले जो प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, इस तरीके के जो प्राणायाम है उनको बैठ करके करना है। सुबह भी करिए, शाम भी करिए। इससे क्या होगा कि लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और कोरोना से फाइट करने में हमको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। किसी भी हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियन की क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में अगर कोई भी पेशेंट आता है, तो सबसे पहले उसकी टंग को चेक करना है। उसकी जीभ बाहर निकलवा करके देखिए कि जीभ जो है लेपित तो नहीं है, उस पर सफेद रंग की कोटिंग तो नहीं है। अगर सफेद रंग की कोटिंग है तो आप समझ लीजिए कि वो कोरोना पेशेंट, यानी कि आम उसके शरीर में इतना ज्यादा है, उसको कोरोना अगर नहीं भी हुआ है तो होने के चांसेस 90%। ठीक है सर। तो अब मान लीजिए दो तरीके के कोरोना पेशेंट हैं। एक में माइल्ड सिम्टम है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम नजला, इस तरीके की चीजें हैं, हल्का फीवर है, बहुत हाई ग्रेड फीवर जैसे इस समय तो चल रहा है। एक तो वो पेशेंट है, और एक वो पेशेंट है जिनको निमोनिया हो गया, सांस फूल रही है, चलने में दिक्कत है, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, घबराना उनको भी नहीं है, बड़े आराम से वो लोग भी ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, वो खांसी है जुकाम है नजला है हल्का फीवर है, उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो तीन तरीके से है। वैसे तो पूरे जितने भी आयुर्वेदिक फैटर्निटी में जितने भी पेशेंट देखे जाते हैं तो वो त्रिभुज के असर अनुसार देखे जाते हैं। त्रिभुज के अनुसार का मतलब है आहार पेशेंट का ठीक किया जाता है, विहार पेशेंट का ठीक किया जाता है, और साथ में तीसरे नंबर पे आती है औषधि। तो आहार में इन दिनों दूध, दही, पनीर, मिठाइयाँ, गुड़, चीनी, फल, ये सब बंद करना है, स्ट्रिक्टली बंद करना है। पेशेंट को बोलना है कि ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं लेना। चाय पीने का एक शौक रहता है, तो दूध की चाय डॉक्टर साहब पिए कि नहीं पिए, तो उसको बोलिए कि दूध की चाय ना पी करके नींबू की चाय पिए, दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पेशेंट को आम का पाचन होने लगेगा, धीरे धीरे सने सने उसको ठीक होने लगेगा। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जहां पर कि उसको केवल फीवर है, तो महासुदर्शन घनबटी की दो दो गोली दिन में 3 बार देना है, और करीब करीब 14-15 दिन तक खिलाइए, पेशेंट फ्री हो जाएगा। अगर उसको सर्दी खांसी जुकाम नजला इस तरीके की चीजें अगर चल रही हैं, तो उसको त्रिलोक के चिंतामणि रस एक एक गोली दिन में 3 बार, महासुदर्शन घनबटी दो दो गोली दिन में 3 बार, अगर ये देते रहेंगे तो पेशेंट न सर्दी जुकाम नजला खांसी से भी ठीक हो जाएगा, बुखार भी उसका गायब हो जाएगा। मान लीजिए उसको फीवर फिर भी आ रहा है, और फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो यहाँ पर बुखार उतारने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि पैरासीटामोल से भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। पैरासीटामोल के जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट हैं। हम लोग गोदंती 1 ग्राम की मात्रा में हर घंटे पे पेशेंट को देते रहें, तो मुश्किल से 2 या 3 खुराकें देना पड़ेंगी पैरासीटामोल वो गोदंती की, और उसका बुखार गायब हो जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पे एक पेटेंट आइटम का नाम लेना चाहूंगा मैं, फीफाट्रॉल। फीफाट्रॉल की एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेते हैं तो हाई ग्रेड फीवर में बहुत अच्छा काम है। दूसरी बात, इमरजेंसी किट हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए घर पे रखना इस समय बहुत ही नितांत आवश्यक है। और वो इमरजेंसी किट जो है वो अभी डिटेल में बताऊंगा। और एक कोरोना डाइट हम लोगों ने डिजाइन की है, जिसमें डॉक्टर अनुज जैन जी हैं, मैं हूँ, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैं, डॉक्टर आर देश पांडे सर हैं, डॉक्टर एल माधवन सर हैं, डॉक्टर गोपा कुमार जी हैं। इन लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ है, तो एक अब इन लोगों के सहयोग से एक कोरोना डाइट हम लोगों ने डिजाइन की है, वो 3 दिन के लिए चलेगी। 3 दिन में क्या होगा कि उसका आम का पाचन हो जाएगा, और आम का पाचन अगर जिस दिन हो गया, पेशेंट को भूख लगने लगी, तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट जो है वो चिंता फिक्र से, मतलब खतरे से बाहर आ गया। करना क्या है कि पहले दिन केवल उसको सडंग पानी देना। सडंग पानी अगर नहीं मिल पाता है तो शुंठी का पानी बना करके देना है। कैसे बनाएंगे? 2 लीटर पानी लेंगे, उसमें आधा चम्मच शुंठी डालेंगे, आधा चम्मच शुंठी डालने के बाद में पानी को उबालने के लिए रख देंगे। उबलते उबलते जब वो पानी आधा हो जाएगा
यानी 2 लीटर का 1 लीटर रह जाएगा, तो उसको छान करके ठंडा करेंगे और पेशेंट को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने के लिए देंगे। एकदम हौच पौच नहीं करना है, 1 गिलास पानी पूरा एक बार में नहीं पिलाना है। तो पहले दिन केवल इस तरीके का जल पेशेंट को देना है, दूसरे दिन मूंग की दाल का पानी देना है। इस बीच में अगर पेशेंट कमजोरी बहुत ज्यादा बताता है तो नारियल पानी, एक नारियल का पानी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में उसको पिला सकते हैं। एक बार में पूरा नारियल का पानी उसको नहीं देना। दूसरे दिन मूंग की दाल का पानी देंगे, तीसरे दिन उसको पतली पतली खिचड़ी खाने के लिए देंगे। ये 3 दिन की डोज या यानी कि डाइट लेने के बाद हमारा जो खतरा है नियर अबाउट 70 to 80% टल जाता है। पेशेंट का आम का पाचन हो जाता है, पेशेंट को भूख लगने लगती है, और उसके जो सिम्टम्स हैं सर्दी खांसी नजला जुकाम बदन दर्द बदन टूटना, ये सारे अपने आप स्वतः ही गायब हो जाते हैं। ये वाली बात है। आजकल एक नया सिम्टम आया है, लूज मोशंस। लूज मोशंस में क्या होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम है, वो 1 दिन या 2 दिन के बाद में अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है सर। इसमें बिडाल पॉजिटिव आ रहा है, और बिडाल पॉजिटिव के बिडाल की अगर डिटेल में अगर आप जाएंगे तो बिडाल ये कुछ नहीं है, हमारी हथेलियों में जो आम जमा होता है, जब आम जमा होता है तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, उसी का एक सिम्टम है ये। आम जमा होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, अमीबा होगा, इस तरीके के जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं ये सब डेवलप होंगे, और बिडाल पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो हमारी को चिकित्सा जो है वो उनकी नहीं करनी है, हमको चिकित्सा यहाँ पे आम की करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इमरजेंसी किट में हम लोग क्या बना के रखते हैं। एक हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात रह गई कि यहाँ पे ये इस समय जो है वो बसंत ऋतु चल रही है, और हम लोग सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, कफ का और बात का प्रकोप होता है। तो ये जो आजकल मॉडर्न फर्टिलिटी में चल रहा है कि भैया ये कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आप पिछले 70-80 साल की हिस्ट्री उठा करके देखिए कि इन दिनों में यानी कि बसंत ऋतु में खांसी जुकाम नजला बदन टूटना, इस तरीके की चीजें पिछले 70 साल 80 साल से बराबर चलती चली आ रही। लेकिन इस समय चूंकि बहुत पैनिक हो गया है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण हम लोग समझते हैं कि हमारी आहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, हमारे सामने दोनों बैठे हैं, सभी की खराब है। बुरा मत मानिएगा सर मेरी बात का, सभी की खराब है। सही, बिल्कुल। हम लोग पित्त काल में भोजन करना चाहिए, नहीं करते। हम लोगों को पानी खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पीना चाहिए, नहीं पीते। पानी घूट घूट करके पीना चाहिए, नहीं पीते। पानी एकदम जब प्यास लगती है तब पूरा गिलास पानी एक साथ चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ उदित तेंदु जी जो है वो पानी बोतल से पी रहे थे, खटाखट खटाखट, मेरे सामने 2-3 बार पानी पी गए। इतना पानी सर एक बार में कभी नहीं पिया जाता, घूट घूट करके पानी पिया जाता है। आई एम सॉरी टू से, मेरी नहीं बात नहीं, का बिल्कुल कहीं बिल्कुल। अन्यथा मत लीजिएगा। जी। दूसरी बात यह है कि ये इमरजेंसी किट में क्या रखें। हम आयुर्वेदिक फिजिशियंस इस समय इतना निराश और हताश कभी नहीं थे जितना इस समय। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो हम लोगों को इस समय कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो कि हमको हर क्लिनिक में अपने पास में रखना चाहिए। क्या? त्रिभुवन, ये त्रिलोक के चिंतामणि रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, महालक्ष्मी विलास रस, महासुदर्शन घनबटी, फीपाट्रोल टेबलेट, लक्ष्मी विलास रस नारदीय सादा वाला, मल्ल सिंदूर, रस सिंदूर, कल्याण सुंदर रस, बहुत ही सुंदर आइटम है भैसज्य रत्नावली का, जिसकी इस समय शॉर्टेज है। और उसका शॉर्टेज इसलिए है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने वाले हमारे जो फिजिशियंस भाई हैं वो प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस ना करके समथिंग ऐड ऑन करते हैं मॉडर्न का। अगर वो प्योर आयुर्वेदिक शास्त्रीय मेडिसिन के ऊपर जाते तो आज मार्केट में कल्याण सुंदर रस का जो प्रोडक्शन है कंपनियां बनाना बंद नहीं करती। इतनी ब्यूटीफुल मेडिसिन है कि अगर आप कल्याण सुंदर रस एक एक गोली दिन में 3 बार 4 बार देते हैं
तो जो पेशेंट 60 पे, 65 पे, 70 ऑक्सीजन लेवल पे आ रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, आप यकीन मानिए कि एक एक दिन में वो 95 96 पे पहुंचते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय कल्याण सुंदर रस मार्केट में उपलब्ध नहीं। ठीक है सर। अब बात आते हैं कि कोरोना पेशेंट अगर आ जाते हैं तो उनके लिए करें तो करें क्या। हम लोगों को सिंपली दो दो हिस्सों में पेशेंट को डिवाइड करना है। एक सिंपल पेशेंट और एक जिन लोगों को निमोनिया हो गया। तो जो सिंपल पेशेंट है वो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, फीपाट्रोल टेबलेट, गोदंती भस्म, और इसमें गोदंती कासीस कासीस गोदंती भस्म का बहुत अच्छा रोल है। काशीस गोदंती भस्म एक एक ग्राम अगर हम एक एक घंटे पे लेते रहें तो फीवर पैरासीटामॉल से भी बहुत तेजी से उतरता है। और मजे की बात यह है कि अगर फीवर 102 भी है तो पेशेंट ये कहता है, डॉक्टर साहब मेरा फीवर उतर गया, मेरे को कोई बदन में दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं। ये मैंने खुद भी अनुभव किया है और मैं बहुत सारे पेशेंट में अनुभव करके बता रहा हूँ आप। दूसरी बात, महासुदर्शन घनवटी आपको केवल फीवर वाले पेशेंट में देना। सर्दी जुकाम खांसी नजला अगर हो गया तो त्रिलोक्य चिंतामणि रस देना है, वो भी एक गोली सुबह और एक गोली शाम। 14 दिन देना है। 14 दिन में जो खतरा है वो टल जाता है। अब दूसरी बात आती है कि हम जो निमोनिया हो गया है उन पेशेंट को जो हॉस्पिटलाइज हैं, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे घूम रहे हैं पेशेंट, उनका क्या करें। उन पेशेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध हुआ है। मेरे अभी लगभग 30-35 पेशेंट में मैंने अनुभव किया है, वो बहुत ही अच्छा एक तरीके से कम्बिनेशन है, जिसमें मैं देता हूँ मल्ल सिंदूर 30 मिलीग्राम सुबह शाम। और मल्ल सिंदूर को खरल में डाल करके इतना उसको रगड़िए कि उसकी चमक खत्म हो जाए। तो यानी कि एक दिन में 60 मिलीग्राम मल्ल सिंदूर हो गया। और फ्रीली इस्तेमाल करिए, डरिए नहीं। किसी मैं अपने आयुर्वेद के भाई बहनों से, अपने सभी वरिष्ठों से, अपने साथ के लोगों से, अपने जूनियर से, सभी से कहता हूँ कि प्लीज डरिए मत, आराम से इस्तेमाल करिए और बिल्कुल करेज के साथ में इस्तेमाल करिए, हिम्मत के साथ इस्तेमाल करिए। मल्ल सिंदूर को बहुत ही हिम्मत के साथ इस्तेमाल करिए। हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स अपनी ही दवाइयों को इस्तेमाल करते करते बहुत डरते हैं। प्लीज डरिए मत, एकदम इस्तेमाल करिए। मल्ल सिंदूर 30 मिलीग्राम सुबह और शाम। प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम सुबह और शाम। महालक्ष्मी विलास रस की एक एक गोली सुबह शाम। अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी लेना है और वो 250 मिलीग्राम सुबह शाम लेना है। अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी लंग्स को ताकत देती है, लंग्स को इस काबिल बनाती है, प्राण वह स्रोतस को इस काबिल बनाती है जिसमें प्राण आसानी से आ सके और जा सके। और लंग्स को जो उसके अंदर कफ गया है उस कफ को खत्म करने में भी अभ्रक भस्म का बहुत बड़ा रोल। त्रिलोक चिंतामणि रस और एक एक गोली सुबह शाम। श्वास काश चिंतामणि रस एक गोली सुबह एक गोली शाम। साथ में त्रिकटु का संयोजन करना बहुत ही नितांत आवश्यक है ताकि हमको उसकी अग्नि पे काम करना है। तो त्रिकटु चूर्ण हमको लगभग इस पुड़िया में यानी कि 2 ग्राम डालना है, 2 ग्राम डालना है और इसकी 2 डोज बनाना है। और ये जो फार्मूला है ये केवल 4 पुड़िया बनाना है। निमोनिया पेशेंट में केवल 4 पुड़िया बनाना है। एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम, शहद में मिला करके पेशेंट को उंगली से चटाना है, चम्मच से नहीं देना है, उंगली से चटाना है। हमारे यहाँ टच थेरेपी की जाती है तो टच थेरेपी से बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ये करने के बाद अच्छा, एक आजकल जो चल रहा है डी डाइमर, एक इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं। डी डाइमर, डी डाइमर को खत्म करने के लिए आरोग्य वर्धिनी बटी अगर हम 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम अगर 5 दिन के लिए देते हैं तो डी डाइमर नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, डी डाइमर नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो पुड़िया 4 बनेंगी ये 2 दिन के लिए देना है। 2 दिन पुड़िया देने के बाद इसमें से मल्ल सिंदूर को रोकना है और पेशेंट को इवेलुएट करना है कि पेशेंट को पैल्पिटेशन तो नहीं हो रहा, गम्स के साथ में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, गम्स के साथ ब्लीडिंग ना हो, पैल्पिटेशन ना हो, और कहीं से जैसे मूत्र के रास्ते, स्टूल के रास्ते, नाक के रास्ते, बलगम के रास्ते ब्लड तो नहीं आ रहा, उसी समय उसको रोकना है। दूसरी बात,
इन समय पेशेंट का वायु का अनुलोमन ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट को कब्ज है, इधर आम का पाचन करना है, उधर पेशेंट का वायु अनुलोमन करना है, उधर पेशेंट को कब्ज दूर करना है। तो उसके लिए एक काढ़ा बनाना है, और उस काढ़े में क्या क्या पड़ेगा? 2 अंजीर, 5 मुनक्का, 3 ग्राम खूब कला, 1 इलायची सफेद वाली, 5 लौंग, 5 पंचे, 5 पत्ते पुदीने के, और 5 पत्ते जो है तुलसी पत्र। इनको चाय वाली जो खरल में कूटते हैं ना, जैसे अदरक, उसमें डाल करके खूब अच्छे से कूटिए, पीसिए नहीं। पीसने के बाद में 250 ग्राम पानी में डालिए, और इसको इतना उबालिए कि वो 1 कप रह जाए। और छान करके, जब छानेंगे तो उसको खूब मसलिए, मसलने के बाद छानिए, और पेशेंट को सुबह और शाम पिलाइए। आप देखेंगे कि 2 दिन में पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो सबसाइड होने लगे, पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सबसाइड होने लगेंगे। हाँ, मल्ल सिंदूर के अलावा बाकी जो मेडिसिन है वो चलती रहेंगी पेशेंट। ये निमोनिया वाले पेशेंट में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, ऑक्सीजन का जो पल्स ऑक्सीमीटर रेट है वो बढ़ने लगेगा, और पेशेंट धीरे 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 करके पेशेंट निकलने लगेगा। हाँ, लेकिन 3 या 4 दिन के बाद में अगर आप देखें सिम्टम्स थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, तब उसमें मल्ल सिंदूर और ऐड करिए, दोबारा से उसी डोज में दोबारा से ऐड कर दिए। तो मल्ल सिंदूर को एकदम कंटिन्यूअसली ना दे करके धीरे 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 करके ऐड करना है, निकालना है, ऐड करना है, निकालना है। इस तरीके से पेशेंट ठीक होते चले जाएंगे। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, कोरोना डाइट अपनाना है। मान लीजिए हमको कोरोना नहीं है, फिर भी हमको इवेलुएट करना है, शीशे के सामने जाकर के खड़ा हो जाइए, अपनी जीभ चेक करिए, क्या वाकई में हमको आम की कंडीशन तो नहीं है। अगर हमारे अंदर आम की संतति बहुत ज्यादा है, तो यू आर मोर प्रोन टू बी द कोरोना पेशेंट, ये समझ लीजिए आप। सर, मेरा जो कोरोना से संबंधित था मामला, वो अब समाप्त प्राय है। इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे एक मित्र हैं दीपक भारतवासी जी। जी 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 वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर बुखार नहीं जा रहा है और गला जी बराबर सूख रहा है तो क्या जी। करना चाहिए? हाँ, यस, बुखार नहीं जा रहा है और गला सूख रहा है। अब बुखार हम्म। इसलिए नहीं जा रहा है कि उन्होंने आम का पाचन ठीक से नहीं किया। आप उनको हम्म। कोरोना, ये जो डाइट मैंने बताई है, उसको कोरोना को डाइट को फॉलो करवा दीजिए। हम्म। महासुदर्शन घनबटी 2 2 गोली दिन में 3 बार दिलवाइए। काशीस हाँ, वो गोदंती सुन रहे हैं। भस्म 1 1 ग्राम की मात्रा में, 1 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार दिलवाइए। आप देखेंगे कि बुखार पता नहीं चलेगा कहाँ गया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गला सूख रहा है। सूखने का जो गुण है वो बात में, वायु में है। 1 चम्मच गुनगुना घी गर्म करवा करके उसमें सेंधा नमक पड़वा करके उनको अभी पिलवा दीजिए, और 5 मिनट बाद पूछिए कि गला सूखना चटकना बंद हो गया, सूखी खांसी आना बंद हो गई। ये इमीडिएट इफेक्ट आने वाले हैं, यानी कि बातज हम्म। काश की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि ये आपके आप इनके फैमिली डॉक्टर भी हो। आपके किनके ही सर? इनके परिवार, ये दीपक भारतवासी जिनका एक प्रश्न था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, और ये आपको सुन रहे हैं। ये जी बता जी रहे जी। हैं कि मेरे परिवार का सारा इलाज आप ही करते हो। ओके ओके तो ओके ओके। ये और बढ़िया बात हो गई। जी 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 उस दिन हाँ। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया कि इस कोविड की पैंडेमिक की सिचुएशन में इजी रहना बहुत आवश्यक है, पैनिक नहीं होना है। जी। प्राणायाम, कौन कौन से प्राणायाम आवश्यक हैं इस इसमें महामारी में? जी देखिए, इसमें जो पेशेंट की जो एनर्जी लेवल है बहुत कम हो जाता है। पेशेंट को बैठे बैठे अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करना है, और एक प्राणायाम और होता है जो बैठे बैठे कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की लंबी लंबी सांसें लेना है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता था कि हम अपना कैसे चेक करें कि हमारा ऑक्सीजन लेवल विदाउट ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ठीक है कि नहीं है।
आप 1 मिनट में अगर 30 बार पूरी सांस ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर ये 30 बार तक पूरा सांस ले लेते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर वाला जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 100%। ठीक ठीक है ठीक। सर। एक जी हाँ। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और आया है डॉक्टर साहब। जी सर। जी। अरविंद अरविंद सक्सेना जी हैं। जी। ये कह रहे हैं कि पल्स ऑक्सीजन, अगर जो ऑक्सीजन लेवल है 80 है, जी तो क्या करना चाहिए? और वो एडमिट नहीं होना चाहता है, एडमिट नहीं है। सर। सर मेरा सजेशन है कि अगर ऑक्सीजन लेवल उनको 80 है और जो सिम्टम्स हैं, उनको खांसी है, जुकाम है, नजला है और फीवर है, तो उनको हम्म। एडमिट होना ही चाहिए। उनको ये मान करके चलना चाहिए कि उनके लंग से मतलब जो है वो इन्फेक्टेड है। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। मेरे एक सजेशन हमारी। यही है, हम्म, मेरा सजेशन यही है कि वो सबसे पहले एडमिट हों, ऑक्सीजन का ऐड ऑन करें, और ऑक्सीजन ऐड ऑन करने के बाद में ये जो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने बताई है, इन ऑक्सीजन ये मेडिसिन को किसी भी क्या कहते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में लें। मैं कभी जी किसी से ये नहीं कहता कि अपने आप स्वयं ये मेडिसिन खाना शुरू कर दें। ये स्वयं मेडिसिन खाना शुरू करेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो किसी ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में जरूर ये मेडिसिन का सेवन करें। कतई पेंडेमिक को मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी पेशेंट हैं सब निकल करके बाहर आ गए। हम्म। पेशेंट की जी मोर्टेलिटी इन दिनों में बहुत ज्यादा इसलिए हुई है, मेरे करीब करीब 30, 35, 40 लोग इसलिए निकल गए ताकि मैंने ये देखा कि वो घबरा गए, बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। हम्म थोड़ा सा बूस्टअप करने हम्म। की जरूरत है, उनका मॉरल बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंप्रूव करने की जरूरत बिल्कुल जी बिल्कुल। एक प्रश्न जी और है डॉक्टर साहब। है। जी बताइए। डॉक्टर सुमन सिंह है, हमारी कलीग हैं और चिकित्सा अधिकारी भी हैं। जी वो कह रहे हैं कि जो 5th डे पर नो फीवर, 5वें नंबर पर फीवर, न्यूमोनिया से बचने के लिए क्या करें? 5वें दिन निमोनिया जो है से, न्यूमोनिया का अटैक हो जाता है। सर निमोनिया से बचने के लिए अभी जो मैंने आपको बताया वही महासुदर्शन घनबटी लेना है, 2 2 गोली दिन में 3 बार। महालक्ष्मी हम्म विलास रस लेना है पहले दिन से। जिस दिन मतलब हम्म अगर आपको फीवर है केवल, तो महासुदर्शन घनबटी 2 2 गोली दिन में 3 बार लेना है। और आपको नजला, खांसी, जुकाम, बलगम इस तरीके की चीजें आती हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो त्रिलोक्य चिंतामणि रस आपको 1 1 गोली सुबह शाम लेना है। और कोरोना डाइट हम्म। मस्ट है, जरूर करना है। जी अरविंद सक्सेना जी का एक प्रश्न और है कि पेशेंट को अगर बेड नहीं मिल रहा है और फिर तब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? और ऑक्सीजन ऐसी लेवल 80 पर है। ऐसी कंडीशन में मोरल को हाई करना है, और तुरंत जो है वो ये जो मेडिसिन है किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंडर गाइडेंस में जाकर के ये मेडिसिन स्टार्ट करना है। ये कर सकते हैं उसमें प्रोनिंग, जो एक प्रोनिंग कहा गया है कि व्यक्ति को जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम है उसको जी पेट के बल लेटना चाहिए। जी जी उससे जी क्या जी। होता है, उसका उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। अरविंद सक्सेना जी बिल्कुल। अगर आप सुन रहे हैं जी जी जी, तो बिल्कुल सही बात कर प्रोनिंग रहे का हैं आप। अभ्यास करना चाहिए, प्रोनिंग का अभ्यास बिल्कुल। कराना चाहिए। दूसरा, उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना आप करवा सकते हैं उससे भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। हाँ, और साथ साथ में उनका जो और मोरल है बहुत हाई करना चाहिए। और जी बिल्कुल एक बात, बिल्कुल सर एक घबरा। बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गई है, कृपया करके टीवी का स्विच ऑफ कर दीजिए। और अगर देखना ही है तो न्यूज चैनल तो बिल्कुल मत देखिए। दे आर स्प्रेडिंग द जी नेगेटिव न्यूज। सही करें बिल्कुल। और जी कोई भी मोर्टेलिटी कनका वाली जो काम। जी जी जी, प्लीज बोलिए सर। कनकासब भी इसमें काम आ सकता है। करे हमारे करेगा करेगा सर, एक्सपर्ट करेगा। जो है, हाँ हमारे एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शाहिद जी, लगता है वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं साथ साथ। नहीं नहीं, करेगा सर, करेगा, हमारे सीनियर हाँ हैं हाँ हाँ। और हम्म। बहुत विद्वान आदमी है। जी। जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये वायरस काफी अप्रत्याशित है। इसके लक्षण और लक्षण की गंभीरता और लक्षण के आने के दिन काफी अलग अलग होते हैं। इसकी शुरुआत भी काफी अलग अलग तरीके से हो रही है। कई बार हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, और यदि नहीं होती है तो उसको, अगर हम आयुर्वेद और योग को अपनाएं
तो और उस पर प्रयास करें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया और हमारे आगे वक्ता डॉक्टर रंजन मिश्र जी भी अपने विचार रखेंगे। अगर उन प्रयासों को किया जाए तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित की जा सकती है। तो इसी विषय पर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रंजन मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंधित विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर रंजन मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद उदयन जी। निश्चित रूप से आज की जो परिस्थिति है बड़ा ही भयावह है और चारों तरफ व्यक्ति त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, क्योंकि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो प्रयास पूरी तरीके से सफल किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहे हैं। और ईश्वर इस कारण से, इस मानंद जो है, इस निमित्त ईश्वर से सीधे प्रार्थना कर रहा है। हमारा आयुर्वेद ऐसी स्थिति में, चूंकि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं, एक दर्शन है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब जीवन जीने की कला है। आयुर्वेद के माध्यम से कैसे जीवन को स्वस्थ तरीके से शतायु का व्रण करते हुए जिया जाना चाहिए, वो हमारे आयुर्वेद हमारा सिखाता है। कहा भी गया है कि आयु काम यमानेन्द्र धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदेशु विद्या परमाद्रा। अगर स्वस्थ जीवम शरदा शतम की जो उक्ति है, 100 वर्ष तक स्वस्थ कैसे रहा जाए और रहने की अगर जिसके अंदर इच्छा है, जिसकी कल्पना है, उसको निश्चित रूप से आयुर्वेद में दिए गए दिशा निर्देशों का, आयुर्वेद में दिए गए ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। हमारा जो मुख्य मोटो है वो ये है कि इलनेस से वेलनेस की ओर मूव करना है। हमें इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव करना है और यहां पर ही नहीं टिकना है, वेलनेस से हैप्पीनेस तक मूव करना है। मतलब जो व्यक्ति को जितनी भी आयु मिली है, सबसे पहला उसका उद्देश्य रहता है कि वो दीर्घायु हो, दीर्घायुष्य हो। जब हम अपने किसी बड़े के, किसी इष्ट के चरण स्पर्श करते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसके मुंह से अनायास यही निकलता है, दीर्घ आयुष्य भव, आयुष्मान भव, यानी कि दीर्घ आयु हो आपकी। लेकिन ऐसी दीर्घ आयु से कोई लाभ नहीं जो रोग से ग्रस्त हो, जो क्लेश से ग्रस्त हो, जो शारीरिक व मानसिक किसी भी तरीके की दुविधा से ग्रस्त हो। तो दीर्घ आयु तो हो, लेकिन वो दीर्घ आयु सुखायु होनी चाहिए। सुखायु का मतलब यह है कि हमको किसी भी शारीरिक या मानसिक व्याधि से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तभी वो आयु सुखायु होगी। और यहीं पर नहीं रुका है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि केवल सुखायु से भी काम नहीं चलेगा, सुखायु के साथ में सुखायु भी हितायु होनी चाहिए। हितायु का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति सुखायु जिसको मिलेगी, वो तो सिर्फ अपने लिए जिएगा। हितायु का मतलब ये वो अपने लिए तो जिए ही और दूसरों के लिए भी सहयोगी हो, सहकार की भावना हो, दूसरे की मदद की भावना हो। आज की स्थिति में ये इन सब की प्रासंगिकता है। व्यक्ति स्वयं को भी सुखी रखे, व्यक्ति अपने खुद के स्वास्थ्य को संरक्षित करे और दूसरों के भी स्वास्थ्य को संरक्षित करे और ऐसा काम करे कि दूसरों का भी स्वास्थ्य जो है वो सुखायु की ओर बढ़े, हितायु की ओर बढ़े। आइए थोड़ा सा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि इस भयावह कंडीशन में, इस पैंडेमिक में हम लोगों को विचलित नहीं होना है, विकल नहीं होना है। और विकल होने का कारण भी यही है कि हम लोग सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से लगातार अपने आप को जोड़ते हुए चल रहे हैं और वो अपने टीआरपी के चक्कर में बात का पतंगड़ किस तरीके से बना देते हैं, ये हम सब लोग उससे वाकिफ हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि विषादो रोग वर्धना नाम, यानी कि विषाद जो होता है, जो विकलता होती है, जो घबराहट होती है, जो भय होता है, ये रोग को बढ़ा देता है। रोग छोटा होता है, लेकिन अगर व्यक्ति घबरा जाए, विकल हो जाए किसी तरीके से, तो वही रोग कब विकराल हो जाता है और कब उसकी जान चली जाती है उस पता ही नहीं चलता। आज की परिस्थिति में मुझे लगता है कि 30 से 40% केसेस ऐसे ही हो रहे हैं कि घबराहट में व्यक्ति मारा जा रहा है। उसे जहां भी उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है, 94 से अगर ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 और 94 तक भी अगर उसका है
तो वो अपने जैसे प्रोनिंग की जो पोजीशन मतलब प्रक्रिया है, उससे, अनुलोम विलोम प्राणायाम से, कपालभाति से, भस्त्रिका से अगर ये प्राणायाम कर रहा है 3 वो अधिक से अधिक प्राणायाम कर रहा है, तो वो 90 से 94 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जहां 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल चला जा रहा है, व्यक्ति घबरा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर आयुर्वेद की औषधियों का सेवन किया जाए, तो निश्चित रूप से इसका लेवल आगे बढ़ेगा और बढ़ सकता है, लेकिन वो पैनिक में सीधे हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है। उसे बस यही देखने लगता है कि अरे ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से हमें ऑक्सीजन मिल जाए, जल्दी से कहीं ना कहीं हमें बेड मिल जाए। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से शॉर्टेज हो ही जाती है इसी चीजों की, और वही पूरे देश में और ज्यादातर राज्यों में हो रहा है। आजकल ये हम लोग सब देख रहे हैं कि ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना चल रही है। पहले वेव में तो केवल सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार यहाँ तक स्थिति थी। अब जो जो मुख्य जो सिम्टम्स हैं, वैसे तो ज्यादातर डॉक्टर राकेश सिंघल जी ने बता दिया, कुछ ऐसी बातें जो उनसे इतर मैं कहने का प्रयास करूंगा जो कुछ रह गई हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ज्यादातर लोगों को जानकारी है इसके बारे में, लेकिन हम लोगों की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत कमजोर है। हम एक तरफ सुनते हैं और दूसरा तरफ उसको थोड़ी देर बाद ही उसको निकाल देते हैं, उसको जो है रिटेन नहीं कर पाते। इसलिए बार बार इस चीज की जरूरत पड़ती है हम लोगों को सोशल मीडिया पर आकर लोगों को जागरूक करते रहने की एक सतत प्रक्रिया है ये, और ये जरूरी है क्योंकि हम लोग वो जो भूलने की बीमारी है, ऐसी कंडीशन में जब सतत इस तरीके की जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगी, तो वो इसका अनुपालन करेंगे और अपना और अपने समाज का जो है स्वास्थ्य संरक्षित कर सकते हैं। आज की पहले का जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड थी, उसका पहले अटैक हमारे जो नेजल पैसेज था वहां तक होता था, और कुछ दिन बाद अगर वो एग्रीवेट हुआ तो वो गले तक आ जाता था। उसके बाद थर्ड स्टेज में वो ज्यादा एग्रीवेट जब होता था, तब जाकर वो फेफड़ों को हमारे प्रभावित करता था। तो लेकिन इसी बीच जो है, जब वो हमारे नेजल पैसेज में होता था, गले तक होता था, जो हमारी जो काढ़ा थे, हमारे जो महासुदर्शन बटियां थी, गिलोय घनबटी थी, इस टाइप की जो दवाइयां थी, बाकी जो एलोपैथ में जो प्रोटोकॉल चल रहा है, उसको लेकर व्यक्ति तुरंत उसको कंट्रोल कर लेता था। तो जो भयावहता फर्स्ट फेज में नहीं हुई, उसके पीछे के कारण ये था। अब जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आया, ये इसमें जो म्यूटेशन हुआ है, ये जो म्यूटेंट वायरस है, ये सीधे सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर ही अटैक कर रहा है। नेजल पैसेज वगैरह को क्रॉस करते हुए, हमारे फेरिंग्स वगैरह को क्रॉस करते हुए, लैरिंग्स वगैरह को क्रॉस करते हुए सीधे हमारे लंग्स पर प्रभावित कर रहा है, और लंग्स को पूरा काफी हद तक प्रभावित कर देता है, जिसके कारण से एकदम ऑक्सीजन लेवल हमारा डाउन हो जाता है, और अगर हमें समुचित चिकित्सा नहीं मिल पाती है, तो व्यक्ति वो गोलोकवासी भी हो जाता है। तो जो मुख्य सिम्टम्स है, वो मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें फीवर की कंडीशन आती है, गले में खराश जैसी स्थिति आ जाती है, खांसी, नाक बहना, बदन दर्द, सिर दर्द और पेट, कुछ सिम्टम्स इसमें बदले हुए हैं, जैसे पेट में दर्द, डायरिया, उल्टी, हेडक। ये पहले वाले फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना में नहीं थे, सेकेंड फेज ऑफ कोरोना में बढ़ गए हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर राकेश सिंघल जी ने बताया था कि जो टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, उसके पीछे के कारण भी यही है कि जब हमारे शरीर में, हमारी आंतों में आम का संचय ज्यादा हो जाता है, तो जब आम का संचय ज्यादा होगा, वहां पर वायरस बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे, और जब वायरस बैक्टीरिया वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, वो विडाल पॉजिटिव हो जाएगा। तो विडाल पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि हमारे परिवार में भी कई लोग कोरोना से, विडाल जिनका पॉजिटिव है, उनको भी कोरोना का ही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा है, वो चाहे आयुर्वेद के माध्यम से किया गया हो या एलोपैथ के माध्यम से किया गया हो। योग का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राणायाम बहुत इफेक्टिव हैं, जिसको हम जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, रुक रुक कर आराम से, संयम के साथ में उसको करना चाहिए। इसमें सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा कपालभाति प्राणायाम, और एक चौथा भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा जो मस्तिष्क जो विचलित हो रखा है, जो विकल हो रखा है,
उसको शांति मिलती है, वो काम डाउन होता है। और जब मस्तिष्क हमारा शांत होता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के सारे सिस्टम जो हैं वो सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कुछ आसनों का मैं नाम लूंगा, ज्यादातर लोग अपने आसनों से परिचित हैं। उनको अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे वो कोविड आइसोलेटेड पेशेंट हो या उनके परिवार के सदस्य हों, वो अगर इन इन योगासनों का अपने जीवन में अनुपालन करते हैं तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है और वो अपने आप को हॉस्पिटलाइज होने से खुद को बचा सकते हैं। इसमें सूक्ष्म व्यायाम से अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो छोटी छोटी संधियां होती हैं उनका मूवमेंट लगातार बना रहे। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। कुछ आसनों का मैं नाम बताना चाहता हूँ, जो त्रिकोणासन है और दंडासन है, भद्रासन है, वज्रासन है, अर्ध उष्ट्रासन है और शशांकासन है, वक्रासन है, मकरासन है, भुजंगासन है, सलवासन है, सेतुबंधासन है। इन चीजों का इन आसनों का अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को हम काफी हद तक बचा सकते हैं। कुछ और उपाय मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आयुर्वेद में नस्य का बड़ा योगदान है, प्रतिमर्श नस्य का। तो चाहे कोई कोविड पेशेंट है या कोविड पेशेंट नहीं है, उन सबको इस प्रतिमर्श नस्य का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जो एडल्ट हैं, अणु तेल, षडबिंदु तेल, अगर ये तो बाजार से रेडीमेड मिल जाते हैं। अगर ये ना भी हो तो गाय के देशी घी की 2-4 बूंदे अपने दोनों नाक के छिद्रों में डाल सकते हैं। तो अगर नस्य कर रहे हैं तो हमारे आयुर्वेद में कहा गया कि नस्य कर्म करने से जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं या वहां से प्रवेश करने वाले रोग होते हैं, उनका शमन होता है, उनकी रोकथाम होती है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि कॉलर बोन से लेकर के ऊपर के जितने भी रोग हैं, उनसे अगर आपको खुद को बचाना है तो इस नस्य का आपको लगातार इस काल में भी और हमेशा इसका पालन करते रहना चाहिए। आधा घंटे से लेकर 1 घंटा योगासन प्राणायाम अपना करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें वही लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जिनकी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है दोनों ही कम है। खाने में हम सब लोग जानते हैं कि जो लोग हल्दी, जीरा, लहसुन, उष्ण प्रकृति की चीजें, जो मसाले हमारे किचन में होते हैं, इनका हम लोग अगर अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। काढ़ा रेडीमेड बाजार से मिल रहा है आयुष काढ़ा के नाम से और गिलोय घनवटी वगैरह के नाम से, ये सब इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। अगर नहीं बाजार से लेना चाहते हैं तो घर में ही अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, लौंग इत्यादि और तुलसी पत्र वगैरह 2 कप पानी में डालकर उसको उबालें और जब आधा कप बचे, चौथाई अंश बचे तो उसको छान के पी सकते हैं। तो ये भी बड़ा ही इफेक्टिव है। चाय इत्यादि छोड़ के, जैसे डॉक्टर राकेश सिंघल जी ने बताया कि दूध से बनी चीजों में बचाव रखना चाहिए, तो उनके विकल्प के तौर पर हम इस काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश बहुत ही इफेक्टिव आया है, मतलब इफेक्टिव रसायन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है आजकल। ये फेफड़ों पर, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरे सिस्टम पर अच्छा प्रभाव डालता है। तो रोकथाम के लिए भी और जो कोविड-19 के पेशेंट हो गए हैं उनके लिए भी च्यवनप्राश बहुत ही अच्छी कंपनी का अगर आप च्यवनप्राश लेकर उसका सेवन कर रहे हैं सुबह शाम, तो आपका ऑक्सीजन लेवल और आपके फेफड़े जो है सुरक्षित और संरक्षित रह सकते हैं। गुनगुने पानी में जो विटामिन सी, लिमसी वगैरह दी जाती है, उसका विकल्प के तौर पर हम लोग आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवला चूर्ण ले सकते हैं, या गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर हम उसका सेवन कर सकते हैं। तो वो हमारे डाइजेशन को भी सही रखता है, आम का भी पाचन करता है और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक रखता है। विटामिन सी का अच्छा सा विकल्प है वो। दूसरा, गोल्डन मिल्क का हम उपयोग कर सकते हैं। हल्दी हम एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक का काम करती है, उसको अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और अगर हम कहीं इन्फेक्टेड हैं, प्रभावित हैं कोरोना से, तो उससे भी ये चीजें जो है लड़ सकती हैं।
और अगर बाकी जो चिकित्सा है डॉक्टर राकेश सिंघल जी ने बताई है, इसके साथ साथ यही है कि अपने आप को जो एसएमएस है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन 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 चीजों का पालन करते हुए अपने आप को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं और अपने समाज को भी बचाने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना कोशिश करें घरों में ही कैद रखें अपने आप को। निश्चित रूप से जो महामारी इस समय पीक पर चल रही है, और हर महामारी का एक ग्राफ होता है, वो पहले शुरू जिसकी शुरुआत होती है तो वो पीक पर जाती है और फिर उसका धीरे धीरे जो है ग्राफ गिरता है। तो इसका भी गिरेगा। हम सब लोग, हमारा केंद्र, हमारा प्रदेश और जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब के सहयोग से, सरकार से हम इससे निजात पा सकते हैं। एक कुछ कविता के माध्यम से, एक गजल के माध्यम से मैं अपनी बात भी कहना चाहूंगा। अब जितना ज्ञान आयुर्वेद का मेरे द्वारा, डॉक्टर राकेश सिंघल जी के द्वारा अनुभव हमने बांट दिया, थोड़ा सा विषयांतर करते हुए कुछ शेर मैं रखना चाहता हूं इसी विषय के संदर्भ में। देखें डॉक्टर राकेश जी, जी जी जी, वेलकम सर। कि जिसे जिसे देखो है उसकी बस जुआ पर नाम कोरोना, जिसे देखो है उसकी बस जुआ पर नाम कोरोना, हुआ है इस कदर जग में बड़ा बदनाम कोरोना। और शेर है कि बनाया है गया तुझको डराने के सबब से ही, बनाया है गया तुझको डराने के सबब से ही, तो क्यों सब दे रहे तुझको यहाँ इल्जाम कोरोना। और कि तुझे रोके तुझे टोके बचाए फैलने से जो, तुझे रोके तुझे टोके बचाए फैलने से जो, हर एक उस चीज के क्यों बढ़ रहे हैं दाम कोरोना। और देखें कि समूचे विश्व ने जिस तरह से कसली कमर अपनी, समूचे विश्व ने जिस तरह से कसली कमर अपनी, कि अब तू सोच होगा क्या तेरा अंजाम कोरोना। और शेर है कि बालक वृद्ध स्त्री और पुरुष सब जप रहे यही, कि बालक वृद्ध स्त्री और पुरुष सब जप रहे यही, कि दिन हो रात हो सुबह हो या फिर शाम कोरोना। और है माना तुझको रोटी रोजी की चिंता नहीं लेकिन, है माना तुझको रोटी रोजी की चिंता नहीं लेकिन, है माना तुझको रोजी रोटी की चिंता नहीं लेकिन, यहाँ पर हो रहा सबका प्रभावित काम कोरोना। और शेर है कि नियम और कायदे से सब यहाँ रहते ही आए हैं, नियम नियम और कायदे से सब यहाँ रहते ही आए हैं, मचाना मत मेरे भारत में तू कोहराम कोरोना। और शेर है कि सभी कुछ पहले जैसा हो सकेगा अपनी धरती पर, सभी कुछ पहले जैसा। हम इतिहास गवाह है कि तमाम तरीके की परेशानियां, विषमताएं हमारे देश में आई, विषम परिस्थितियां हमारे देश में आई, उन सब का निराकरण समय रहते कर लिया गया। इसका भी हो जाएगा कि सभी कुछ पहले जैसा हो सकेगा अपनी धरती पर, हमारे हिंद पर ऐसा हुआ इल्हाम कोरोना। और नहीं छूटा है कोई भी, भले चाहे वो कुछ भी हो, नहीं, शेर देखें दीपक भारतवासी जी, नहीं छूटा कोई भी हो, भले चाहे वो कुछ भी हो, नहीं छूटा है कोई भी, भले चाहे वो जो कुछ हो, है फाका मस्त या फिर खा रहा बादाम कोरोना। इसने अमीर और गरीब दोनों को पूरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। और लिया जो पाल तूने दंभ दुनिया को मिटाने का, लिया जो पाल तूने दंभ दुनिया को मिटाने का, तेरी सब हसरतें कर देंगे हम नाकाम कोरोना। और देखें कि महामारी का धर के रूप क्यों तू विश्व झुलसाए, महामारी का धर के रूप क्यों तू विश्व झुलसाए, तू अपने चीन में ही जाके कर आराम कोरोना। और तेरे तेरे इस खौफ से घबरा के अमेरिका भी बोले है, तेरे इस खौफ से घबरा के अब भारत भी भोले है, तेरे इस खौफ से घबरा, जो स्थिति अमेरिका की गत वर्ष हुई थी, वो स्थिति इस समय भारत की हो रही है। तेरे इस खौफ से घबरा के अब भारत भी बोले है कि त्राहिमाम
त्राही माम कोरोना। और शेर देखें कि दुश्मन है तू दुश्मन है, मेरी कोशिश है तेरे को मिटाने की। तू दुश्मन है, मेरी कोशिश है तेरे को मिटाने की, किसी की जान लेने का न तू कर काम कोरोना। और अंतिम शेर है इस गजल का कि मैं पक्का तो नहीं पर बोलते हैं इस जहां में सब। मैं पक्का तो नहीं पर बोलते हैं इस जहां में सब, तेरी चलती नहीं चलते जहां पर जाम कोरोना। वाह, बहुत बढ़िया, तेरी बहुत चलती बढ़िया। नहीं चलते जहां पर जाम कोरोना। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी सबसे गुजारिश है, निवेदन है। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करें, अनुशासित जीवन जिएं, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद बोलते हैं। डॉक्टर रंजन विशत जी। जैसा कि आपने बताया कि यदि व्यक्ति के अंदर स्वस्थ रहने की इच्छा है तो वो आयुर्वेद के दिशा निर्देशों का अनुपालन करके खुद को लाभ प्रदान कर सकता है। आपने दीर्घायु, सुखायु और हितायु का भी विस्तार से वर्णन किया और आयुर्वेद में काढ़े का जो स्वास्थ्य को लेकर के जो महत्व है वो भी बताया आपने। प्राणायाम क्या क्या आवश्यक है और आसन क्या क्या आवश्यक है उनके बारे में बताया। च्यवनप्राश का महत्व इस पेंडेमिक में क्या है उसके बारे में बताया। और सबसे खूबसूरत रहा इन सभी चीजों को समायोजित कर जो आपने एक गजल के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि निश्चित ही उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभ प्रदान करेगा। ऐसी विकट परिस्थिति में हम सभी जानते हैं कि आपका मनोबल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। तो ये विश्वास है कि आपका आयुर्वेद और योग पर विश्वास आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को निश्चित बढ़ाएगा और आपको आपके घर में ही सुरक्षा के साथ उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने में सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर रंजन विशत जी और डॉक्टर राकेश सिंघल जी दोनों का एक बार पुनः धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और आशा करता हूं हमारे सभी देशवासियों को जो ये इस लाइव के माध्यम से विचारों को सुना उसका अनुसरण करेंगे और अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ मैं पुनः सभी को नमस्कार करता हूं और डॉक्टर रंजन विशत जी और डॉक्टर रंजन सिंघल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार।